नमस्कार। आज हम पदार्थ के जो सबसे बुनियादी हिस्से हैं, एटम्स, उनकी दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम ये तो जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल से ही सब कुछ बनता है, पर ऐसा क्या है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे से अलग बनाता है? और क्या ये एटम सच में इनडिविजिबल है, जैसा पहले डाल्टन सोचते थे? सही सवाल। और यही पहेली थी, मतलब 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के लिए एटम की स्ट्रक्चर को समझना। हाँ। और इसका जवाब वो धीरे धीरे आया, कई एक्सपेरिमेंट से। खासकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के स्टडीज से इसकी शुरुआत हुई, कह सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, तो मतलब वहीं से कहानी शुरू हुई। चलिए फिर देखते हैं कि ये पूरी खोज कैसे हुई, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले और ये अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स कैसे बने। बिल्कुल। तो पहला हिंट कहाँ से मिला कि एटम्स इनडिविजिबल नहीं है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रयोग तो सबने किए होंगे, कंघी को बालों में रगड़कर कागज उठाना। हाँ बिल्कुल। उससे पता चलता है कि रगड़ने पर चीजें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती हैं। एग्जैक्टली। वहीं से ये आइडिया आया कि भाई एटम के अंदर जरूर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए, वरना ये चार्ज आ कहाँ से रहा है। सही बात है। और फिर करीब 1900 तक जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन E- को आइडेंटिफाई कर लिया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ओह, तो इलेक्ट्रॉन पहले मिला? हाँ, लेकिन इससे भी पहले एक और खोज हुई थी। 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज देखी। कैनाल रेज, वो क्या थी? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस थीं, और इसी खोज में आगे चलकर प्रोटॉन P+ की डिस्कवरी का रास्ता खोला। अच्छा। तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर पर पॉजिटिव, और मजे की बात, इसका मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा। 2000 गुना? हाँ। बाप रे। हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं अक्सर। तो अब हमारे पास थे पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। सवाल ये कि ये एटम में अरेंज कैसे होते हैं। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हुई होंगी। बिल्कुल। यहीं से एटॉमिक मॉडल्स का दौर शुरू हुआ। सबसे पहला मॉडल दिया जे थॉम्सन ने। वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा? हाँ, वही। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर जैसा है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं, जैसे क्रिसमस पुडिंग में किशमिश या वाटरमेलन में बीज। अच्छा, वाटरमेलन मॉडल। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है। इससे ये भी समझ आता है कि एटम न्यूट्रल क्यों है। हाँ, ये बात तो थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि ये मॉडल कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओह, कौन से एक्सपेरिमेंट्स? यहीं पर एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उनका बहुत फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। हाँ, सुना है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी ली थी, है ना? हाँ बिल्कुल, थिन गोल्ड फॉइल, और उस पर तेज रफ्तार अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव होते हैं उनकी बौछार की। और नतीजे कहते बड़े अनएक्सपेक्टेड थे। अरे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो फॉइल के आर पार निकल गए, सीधे, जैसे वहां कुछ हो ही ना। क्या बात कर रहे हैं, मतलब सोने की पन्नी के आर पार? हाँ, कुछ थोड़े से अपने रास्ते से डिफ्लेक्टेड हुए, मतलब मुड़ गए, और बहुत ही कम, मतलब अंदाजन 12,000 में से कोई एक टकराकर वापस आ गया 180 डिग्री पर। वापस? ये तो कमाल है। रदरफोर्ड ने क्या कहा इस पर? रदरफोर्ड खुद हैरान थे। उन्होंने कहा ये ऐसा था जैसे आपने एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला चलाया और वो पलटकर आप ही को लग गया। अविश्वसनीय। तो इस सब का मतलब क्या निकाला उन्होंने? देखो, इससे 3 बातें साफ हुई। पहली, कि एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से बिल्कुल खाली है, एम्प्टी स्पेस। अच्छा। दूसरी, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। और तीसरी, कि एटम का लगभग सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज वो उसी छोटी सी जगह में है। इसी भारी पॉजिटिव सेंटर को उन्होंने कहा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस तो इतना छोटा होता है एटम के मुकाबले? बहुत छोटा। अंदाजा लगाओ, एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से लगभग 1,00,000 गुना, मतलब 10⁵ गुना बड़ा होता है। 1,00,000 गुना? ओह। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या बना? बीच में छोटा सा हैवी पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जैसे प्लैनेट सूरज की ओर। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है थॉम्सन के मॉडल से। पर क्या ये परफेक्ट था? नहीं, इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एक मेजर ड्रॉबैक। वो क्या थी? देखो, उस समय की फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा।
हाँ, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी और वो स्पाइरल करता हुआ घूमता हुआ आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अरे मतलब एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, अनस्टेबल। एग्जैक्टली। पर हम तो जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, दुनिया टिकी हुई है उन पर। सही कहा। तो ये गुत्थी कैसे सुलझी? रदरफोर्ड के मॉडल की ये कमी किसने दूर की? ये काम किया नील्स बोर ने। बोर ने एक बड़ा क्रांतिकारी आइडिया दिया। क्या? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स कहा। अच्छा, मतलब फिक्स्ड रास्ते। हाँ, जैसे के, एल, एम, एन शेल्स। और सबसे बड़ी बात, बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन खास ऑर्बिट्स में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ओह, तो इससे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, इससे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई। कमाल है। तो अब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की अरेंजमेंट समझ आ गई। क्या कहानी यहीं पूरी हो गई या कोई और प्लेयर भी था? एक और बहुत जरूरी प्लेयर बाकी था। 1932 में जे चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा, न्यूट्रॉन। एन। इसके बारे में क्या खास था? खास ये था कि इस पर कोई चार्ज नहीं था न्यूट्रल। और इसका मास वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था। नो चार्ज। तो ये कहाँ होता है एटम में? ये भी न्यूक्लियस में ही होता है, प्रोटॉन्स के साथ, सिवाय हाइड्रोजन के सबसे आम आइसोटोप के, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अच्छा, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और एटम का जो मास नंबर ए होता है वो इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या होती है। और एटॉमिक नंबर वो क्या है? एटॉमिक नंबर Z सिर्फ प्रोटॉन्स की संख्या है। यही तय करता है कि एलिमेंट कौन सा है। समझ गया। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बोर के मॉडल वाले, ये अलग अलग एनर्जी शेल्स के LM में बंटते कैसे? इसका कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल। बोर और बरी ने इसके रूल्स दिए हैं। पहला रूल है कि किसी भी शेल N में ज्यादा से ज्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2n², मतलब K शेल में n इक्वल्स टू 1 में 2, L शेल में n इक्वल्स टू 2 में 8, M शेल में n इक्वल्स टू 3 में 18, ऐसे। एग्जैक्टली। दूसरा रूल है कि जो सबसे बाहरी शेल होता है, आउटरमोस्ट शेल, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ऑक्टेट रूल, हाँ सुना है। और तीसरा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले अंदर वाले शेल्स को भरते हैं, फिर बाहर वालों में जाते हैं। ओके। और ये जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वही तय करते हैं कि एटम दूसरे एटम्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे जुड़ेगा, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी। अच्छा, तो एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स लेते, देते या शेयर करते हैं। बिल्कुल, यही केमिकल बॉन्डिंग का आधार है। एक और चीज है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ये क्या है? देखो, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप हैं। मतलब उनका एटॉमिक नंबर Z सेम होता है क्योंकि प्रोटॉन्स उतना ही होते हैं, पर उनका मास नंबर अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। या कार्बन के हैं 12C 6p 6n और 14C 6p 8n। ओह, तो Z सेम, A डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है। और आइसोबार्स? आइसोबार्स बिल्कुल अलग कहानी है। ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। अलग एलिमेंट्स? फिर इनमें क्या सेम होता है? इनका मास नंबर A सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर Z अलग अलग होता है। मतलब प्रोटॉन्स अलग, न्यूट्रॉन्स अलग, पर उनका जोड़ सेम। अच्छा, एग्जाम्पल? जैसे कैल्शियम का आइसोटोप 40Ca और ऑर्गन का आइसोटोप 40Ar, दोनों का मास नंबर 40 है, पर एलिमेंट्स अलग हैं। समझ गया। Z डिफरेंट, A सेम। अच्छा, ये जो आइसोटोप्स हैं, इनके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस भी होते हैं? हाँ, कई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। ओह, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी के लिए काम आता है। आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर के इलाज में मदद करता है। अरे वाह, काफी उपयोगी है ये तो। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, तो एटम,
जिसे कभी सोचा था कि वो इंडिविजिबल है, वो असल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम निकला। हाँ, और थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड और फिर बोर तक ये जो मॉडल्स बदलते गए, ये दिखाता है कि साइंस कैसे काम करती है, कैसे नई डिस्कवरीज पुराने आइडियाज को चैलेंज करती हैं और हमारी समझ बेहतर होती जाती है। बिल्कुल सही। और एटम की स्ट्रक्चर की ये समझ, ये इलेक्ट्रॉन शेल्स, वैलेंसी, आइसोटोप्स, ये सब केमिस्ट्री और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए फंडामेंटल हैं। मतलब पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब कहीं ना कहीं एटम के स्ट्रक्चर पर ही तो डिपेंड करता है। सही कहा। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। बोर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने स्टेबिलिटी समझा दी, पर क्या वो एटम की फाइनल पिक्चर थी? अच्छा सवाल है। आज की जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है, वो एटम की कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड तस्वीर देती है, बोर के मॉडल से भी आगे। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स और ऑर्बिटल्स की बात करती है। एग्जैक्टली। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे साइंटिफिक मॉडल्स असलियत को कितना कैप्चर कर पाते हैं और भविष्य में एटम को लेकर हमारी समझ और कितनी बदल सकती है। क्या पता अभी भी कुछ सीक्रेट्स छिपे हों। बिल्कुल, खोज तो हमेशा जारी रहती है।